नमस्कार, मैं अजय कुमार। कांग्रेस के झारखंड से राज्यसभा के सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी से 350 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम नकद में बरामद हुई है। इस छापेमारी के बारे में कहा जा रहा है कि आजादी के बाद से लेकर अब तक किसी भी सरकारी एजेंसी को अपने किसी ऑपरेशन में इतनी बड़ी रकम नहीं मिली है। अपने चिर परिचित अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धीरज साहू के खजाने से मिले नोटों की गड्डी को ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा कि देशवासी नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं की ईमानदारी के भाषण को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, यह मोदी की गारंटी है। तो नरेंद्र मोदी की पूरी गारंटी को इस तरह से समझिए कि हम एक ऐसे राजनीतिक माहौल में रह रहे हैं जहां अनगिनत उदाहरण हैं जो यह बताते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्र सरकार की एजेंसियों की तरफ से एक तरफा कार्रवाई की जाती है। ज्यादातर विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जाता है, जबकि हकीकत यह है कि भारत की राजनीति की दुनिया में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की संभावनाएं भाजपा और भाजपा के नेताओं और भाजपा के गठबंधन में पल रहे पूंजीपतियों के ठिकानों पर दिखती है, मगर सरकारी एजेंसियों की निगाहें इनकी तरफ नहीं मुड़ती हैं। मुख्यधारा की मीडिया मोदी सरकार की जुबान की तरह काम करती है, इसलिए जब भी विपक्ष के भ्रष्टाचार का भांडाफोड़ होता है तो टीवी स्क्रीन इस तरीके से भर दिए जाते हैं कि लोग भ्रष्टाचार के सिस्टमैटिक नेटवर्क को समझें या ना समझें, मगर यह जरूर समझें कि भारत में मोदी सरकार और भाजपा के अलावा सारा विपक्ष भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। इसलिए विपक्ष के नेताओं के भ्रष्टाचार पर बात करते हुए यह डिस्क्लेमर लगा देना जरूरी है कि जब भी आप विपक्ष के नेताओं के भ्रष्टाचार के भंडाफोड़ को देखें या समझे तो यह जरूर फैसला लें कि इस तरह के नेता राजनीति में नहीं होने चाहिए, राजनीति से इन्हें फेंक देना चाहिए। मगर इसके साथ ही यह भी ध्यान रखें कि चुनाव में खर्च होने वाला बम्पर पैसा, इलेक्टोरल बॉन्ड, मीडिया पर जबरदस्त कब्जा, अडानी का मामला, यह ऐसे तमाम उदाहरण हैं जो यह बताते हैं कि मोदी सरकार के बहुत सारे भ्रष्टाचार की संभावनाओं पर सरकारी एजेंसियों ने अपनी आंखें मूंद रखी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में कहा जाए तो मोदी जी ने गारंटी दे रखी है कि उनके वाले जमकर लूट मचाएं, मगर उनकी तरफ से सरकारी एजेंसियां नहीं जाएंगी। पूरी की पूरी राजनीति भ्रष्टाचार में धसी हुई है और जितनी भ्रष्टाचार की संभावना सत्ता पक्ष की तरफ है उसके मुकाबले विपक्ष की तरफ चाहे जितना बड़ा भ्रष्टाचार का भांडाफोड़ हो वह बहुत कम है। अब चिंतन के इस धरातल पर खड़े होकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से मिले बम्पर पैसे की पूरी कहानी को समझते हैं। 6 दिसंबर से इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट ने टैक्स चोरी और ऑफ द बुक्स ट्रांजैक्शन के आरोप में, मतलब कर चोरी और खाता बही में लेन देन को ना दिखाने के आरोप में धीरज साहू और उनके परिवार के झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के करीब 40 ठिकाने पर छापेमारी शुरू की थी। जिन जगहों पर छापेमारी शुरू हुई थी वह जगहें बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़ी हुई कंपनियों की हैं। इन सारी कंपनियों के ग्रुप कंपनी का नाम बलदेव साहू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड है। यह बलदेव साहू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के मालिक के तौर पर धीरज साहू और उनके परिवार के लोग जुड़े हुए हैं। छापेमारी के दौरान इतना ज्यादा नकद मिल रहा था कि उन्हें गिनकर इकट्ठा करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अलावा करीब 3 बैंकों के कर्मचारी भी बुलाए गए थे। उन्हें गिनने के लिए कई मशीनें लगाई गई थीं। तकरीबन 10 दिन तक चले छापेमारी में केवल नकद ही बरामद नहीं की गई बल्कि 3 किलो सोना भी जब्त किया गया है। इस पैसे को इकट्ठा करने के लिए तकरीबन 200 बैग और कई बक्से मंगवाए गए थे। इन पैसों को उड़ीसा के बैंकों में भेज दिया गया है। अब सवाल उठता है कि पैसे पर पैसा, इतना ज्यादा पैसा, बम्पर पैसा कहां से आया? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इस पर किसी भी तरह का आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है, मगर मुमकिन है कि यह सारा पैसा शराब के कारोबार के नकदी बिक्री से आया हुआ हो। धीरज साहू की पीढ़ियां, मतलब साहू परिवार की पुश्तैनी विरासत देसी शराब बनाने और बेचने के कारोबार से जुड़ी हुई है। कंपनी के वेबसाइट के मुताबिक कंपनी 125 साल से देसी शराब के कारोबार में जुड़ी हुई है। बलदेव साहू ग्रुप ऑफ कंपनीज मूल रूप से झारखंड के लोहरदगा जिले की है, मगर पिछले कई सालों से उड़ीसा में भी कारोबार कर रही है। उड़ीसा और झारखंड की ज्यादातर शराब की फैक्ट्रियां साहू परिवार की कंपनी से जुड़ी हुई हैं। सिर्फ शराब के कारोबार में ही नहीं बल्कि दूसरे तरह के बिजनेस में भी साहू परिवार शामिल है। धीरज साहू के पिता बलदेव साहू कांग्रेस के समर्थक थे। झारखंड के लोहरदगा जिले से
यूथ कांग्रेस के सदस्य रह चुके हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब साल 1947 में देश आजाद हुआ था तब धीरज साहू के पिता बलदेव साहू ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 47 लाख रुपए और 47 किलो सोना दिया था। मगर इसका एक वर्जन यह भी है कि बलदेव साहू ने इतना ज्यादा पैसा सरकार को इसलिए दिया था ताकि उन्हें शराब का कारोबार करके पैसा कमाने की ठीक ठाक छूट मिलती रहे। रसूखदारी बहुत पुरानी है। इसका मतलब यह भी है कि धीरज साहू के परिवार का देश के बड़े बड़े नेताओं और बड़े बड़े सितारों के साथ अच्छा खासा संबंध और उठना बैठना रहा है। धीरज साहू के परिवार और कांग्रेस की राजनीति का संबंध बहुत गहरा है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने चुन चुनकर धीरज साहू के परिवार वालों को संसद में भेजा है। कहा जाता है कि धीरज साहू को संसद में भेजने के लिए 2 बार लोकसभा का टिकट दिया गया, मगर वह दोनों बार हार गए। मगर उनके पास बंपर पैसा था तो रुकने वाले कहां थे। साल 2009 में धीरज साहू राज्यसभा सांसद बने थे। 2010 में वो दूसरी बार राज्यसभा सांसद बने। 2018 में तीसरी बार राज्यसभा के सांसद बने। राज्यसभा में सांसद के तौर पर उनका यह तीसरा टर्म है और अभी उनके कार्यकाल में 1 साल बाकी था, तभी यह कांड हो गया, तभी यह खुलासा हो गया। अगर यह ना होता तो कांग्रेस जिस तरीके से हार रही है, उसे पैसे की जिस तरीके की जरूरत है, हो सकता था कि वह चौथी बार भी राज्यसभा के सांसद बनते। केवल धीरज साहू नहीं मगर उनके भाई शिव प्रसाद साहू रांची से 2 बार कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं। उनके भाई गोपाल साहू ने भी 2019 में हजारीबाग लोकसभा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा मगर हार गए। धीरज साहू की कंपनी बताती है कि उन्होंने महुआ शराब को अच्छी तरीके से बाजार में बेचने का काम किया है। इसकी वजह से ओडिशा और झारखंड में रहने वाले गांव के लोगों की आमदनी बढ़ी है। साल 2018 में राज्यसभा चुनाव के दौरान धीरज साहू ने जो हल्फनामा दायर किया था उसमें अपनी कुल संपत्ति 34 करोड़ रुपए के आसपास बताई थी। इसमें उन्होंने हाथ में नकद में सिर्फ 27 लाख रुपए होने का जिक्र किया था, जबकि उनके पास 354 करोड़ रुपए से ज्यादा का नकद मिला है। क्योंकि उन्होंने चुनाव आयोग के हल्फनामे में जो दर्ज किया है उससे ज्यादा पैसा उनके पास है, तो यह सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन हुआ और सवाल बना कि उनके पास इतना पैसा आया कहां से। यह साफ जग जाहिर है कि धीरज साहू का परिवार सालों साल से शराब के कारोबार में लगा हुआ है, साथ में वह नेता भी हैं। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि शराब के कारोबार में जितनी 1 नंबर की शराब होती है उतना ही 2 नंबर का पैसा भी मिलता है। भारत के सिस्टम का रवैया देखकर ज्यादातर लोगों का तो यही कहना है कि जब कोई सियासत में घुसता है तो उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। सियासत पैसे के मामले में उसे आगे बढ़ाती है और वह पैसे के मामले में सियासत को आगे बढ़ाता है। मगर जो कुछ लोग सवाल पूछते हैं वह तो सवाल पूछ ही रहे हैं कि धीरज साहू ने 2 नंबर का इतना पैसा कैसे बनाया, वह किस तरह के और किन लोगों के साथ लेन देन करते हैं। अगर इतना पैसा बना भी लिया तो इसे नकद में अलमारी में क्यों रखा, बैंक में क्यों नहीं रखा? केवल टैक्स से बचने के लिए तो यह सब नहीं किया गया होगा। बड़े बड़े धंधेबाजों को तो मालूम है कि टैक्स बचाने का क्या क्या तरीका होता है, वह उन तरीकों का इस्तेमाल कर भी टैक्स बचा सकते थे। तो लोग यही पूछ रहे हैं कि भ्रष्टाचार की जड़ें कहां हैं, इन जड़ों में कौन कौन शामिल है और यह पैसा मतलब नगद नारायण के रूप में अलमारी, बक्से और घरों में क्यों रखा गया है। और एक और सवाल टाइमिंग का कि विधानसभा चुनाव नतीजे के 3 दिनों बाद 6 दिसंबर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी शुरू क्यों हुई? क्या इन पैसों का इस्तेमाल चुनाव में होने वाला था या किसी और तरह की राजनीतिक साजिश का नतीजा है यह भांडाफोड़? इन सवालों का जवाब आने में भी अभी काफी वक्त लगेगा, या शायद ऐसा भी हो सकता है कि इन सवालों का कभी जवाब आए ही ना, केवल और केवल नैरेटिव बनाकर छोड़ दिया जाए कि इस भांडाफोड़ से कांग्रेस पार्टी का एक सदस्य जुड़ा हुआ है। धीरज साहू ने 10 दिन की चुप्पी के बाद इस पूरे मसले पर कहा कि उनका परिवार सदियों से शराब के कारोबार में लगा हुआ है। यह पूरा पैसा उनके परिवार का है। उनका परिवार बहुत बड़ा है। शराब का कारोबार नगद में होता है। इनकम टैक्स के अधिकारियों ने अभी किसी तरह का ऐसा बयान नहीं जारी किया है जो पैसा मिला है वह गैर कानूनी पैसा हो। इनकम टैक्स के अधिकारियों ने अभी किसी भी तरह का ऐसा बयान जारी नहीं किया है कि जो पैसा मिला है वह गैर कानूनी पैसा है। इसलिए किसी तरह का निष्कर्ष निकालना गलत है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि धीरज साहू के पैसे के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है। उनका परिवार सदियों से शराब के कारोबार में लगा हुआ है। यह पैसे हमारे सांसद का है या उनके परिवार वालों का, जांच पड़ताल करके पता लगा लेना चाहिए। इस बयान में कांग्रेस की तरफ से गजब का पाखंड दिखता है।
क्या धीरज साहू बहुत बड़े राजनीतिक कार्यकर्ता या सामाजिक कार्यकर्ता हैं या विद्वता के किसी क्षेत्र में बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं कि उन्हें संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में भेज दिया गया? क्या कांग्रेस पार्टी ने बिना उनके पैसे को देखते हुए उन्हें और उनके परिवार को कई बार संसद में भेजा है? भ्रष्टाचार की जो गंगा कांग्रेस पार्टी में बहती है, उससे यह तो कभी नहीं लगता कि वह भाजपा से अलग है। मगर यह कहानी यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है। धीरज साहू की काली कमाई ने कांग्रेस और भाजपा के भ्रष्टाचार के पाखंड के धागे को तो खोल ही दिया है, तो उड़ीसा के बीजू जनता दल की सरकार के पाखंड को भी खोल दिया है। 354 करोड़ रुपए से ज्यादा की बरामदी का ज्यादातर हिस्सा धीरज साहू के ओडिशा के कारोबार के खजाने से मिला है। धीरज साहू के शराब की कंपनी ओडिशा की सबसे लीडिंग शराब कंपनियों में से एक है। मतलब जब धीरज साहू के ओडिशा के खजानों से पैसा मिल रहा था तो सवाल यह भी बन रहा था कि पैसे में किसकी हिस्सेदारी की मजबूत संभावना बनती है, कांग्रेस पार्टी की या ओडिशा के बीजू जनता दल सरकार की या धीरज साहू के परिवार की या किसी और की। चूंकि उड़ीसा में बीजू जनता दल की सरकार मजबूत स्थिति में है, अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो उड़ीसा की भाजपा की स्टेट यूनिट को भ्रष्टाचार की इस भंडाफोड़ में अपनी राजनीति परोसने का अच्छा खासा मौका मिलता हुआ दिख रहा है। भाजपा की स्टेट यूनिट आरोप लगा रही है कि बलदेव ग्रुप ऑफ कंपनी जो 1994-95 से उड़ीसा में शराब बनाने और बेचने का कारोबार कर रही है, उड़ीसा के करीब 250 लीटर यूनिट पर धीरज साहू के परिवार की कंपनी का कब्जा है। सरकार हर साल उनकी कंपनी के लाइसेंस को रिन्यूअल कर देती है। भाजपा की स्टेट यूनिट की तरफ से कहा जा रहा है कि पिछले 23 साल से उड़ीसा में बीजू जनता दल की सरकार ने शराब के कारोबार की नीलामी नहीं की है। हर साल धीरज साहू के परिवार की कंपनी के शराब के कारोबार को रिन्यूअल कर दिया जाता है। मतलब अगर इतना ज्यादा काला पैसा साहू परिवार के ठिकानों से मिला है तो इसका मतलब यह भी है कि इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। सवाल यह भी बनता है कि जो काम केंद्र सरकार के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किया, वही काम उड़ीसा सरकार ने क्यों नहीं किया? उड़ीसा की सरकार ने इससे पहले जांच पड़ताल क्यों नहीं की? बीजू जनता दल के एक लीडर ने अपना नाम ना बताए जाने की शर्त पर मीडिया में बयान दिया है कि धीरज साहू के इस पूरे पैसे से ओडिशा की सरकार का कोई लेना देना नहीं है। यह सारा पैसा छत्तीसगढ़ चुनाव में इस्तेमाल होने के लिए आया था, इस्तेमाल नहीं हो पाया, जस का तस रखा रह गया और चुनाव के नतीजे के बाद इनकम टैक्स की छापेमारी के बाद इसे जब्त कर लिया गया। तो ये रही वह पूरी कहानी कि कैसे पता चलता है कि धीरज साहू कांड ने उन सारे धागों को खोल दिया है जो कांग्रेस, भाजपा और उड़ीसा सरकार के पाखंड को दिखाते हैं। अब अंत में चलते चलते इतना समझिए कि यूं तो नेता, कारोबारी, अफसर, मुलाजिम की दुनिया में भारत में भ्रष्टाचार कदम कदम पर महसूस किया जा सकता है। इनकम टैक्स इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, सीबीआई जैसी सरकारी संस्थाएं अगर इनके पीछे पड़ जाएं तो भारत की 90% परेशानी खत्म हो जाए। मगर भारत में भ्रष्टाचार का अलग जलवा है। जनता भ्रष्टाचार में तबाह होती रहती है, मगर फिर भी उसे नेताजी की गाड़ियों की झुंड, बड़े बड़े बंगले, करोड़ों और अरबों की रियासत का बखान करने में बड़ा मजा आता है। भ्रष्टाचार से पूरी राजनीति पटी पड़ी है, पूरा देश बर्बाद हो रहा है, मगर यह इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता कि यह राजनीति को बुनियादी तौर पर बदल दे। इस पर सोचिएगा। शुक्रिया।